नमस्कार साथियों, आप सभी का सिनर्जी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जो हमने इनिशिएटिव पहले लिया था स्पेशली एचसीएस को लेके जिसमें मैंने पहले आपको एचसीएस में हिस्ट्री की अप्रोच बताई थी और वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ-साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने चाहिए। इसके लिए मैंने आपके सामने 2023 का एचसीएस का क्वेश्चन पेपर रखा था। स्पेशली हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपके लिए एनालाइज किए थे। अगर आपको ये जानना है कि हिस्ट्री में कौन सी सब्जेक्ट के कितने वेटेज हैं, उसमें सवाल कैसे आते हैं, उसके पैटर्न क्या है, उनके अप्रोच क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से सोर्सेस से आपको करने हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं। दूसरे मैंने 23 के किए थे। 23 में आपको ये बताया था कि जो क्वेश्चन है उसको हमें आंसर कैसे करना है और उसके साथ-साथ मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी जो तैयारी है वो पैटर्न के बेस पे होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया था। वही इनिशिएटिव को रिपीट करते हुए वही इनिशिएटिव की ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आज 2022 के एचसीएस पेपर के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए एड्रेस करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री अगर हम देखें वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, बट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट इजी में नहीं बोलूंगा, बट वन ऑफ द मोस्ट आपके लिए मार्क्स लाने वाला पोर्शन हो सकता है, जो आपकी एचसीएस का जो सपना है वो पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल हिस्ट्री प्ले कर सकता है। तो इसके लिए हम ये पैटर्न लाए हैं, इस पैटर्न पे लगातार कर रहे हैं। आज की जो वीडियो हम अभी शुरू करते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है सिनर्जी आईएएस वो आपके लिए कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बैचेस हम लेके आ सकें। अभी हमने 2 बैच भी ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें हम एचसीएस को लेके एक टारगेट बैच कर रहे हैं ताकि जो एग्जाम का जो टाइम है उससे पहले आपको एचसीएस के लिए हम एक्स्ट्रा अच्छे से आपको प्रिपेयर कर ले। उसके साथ-साथ हम साथ में यूपीएससी का भी बैच करते हैं। सिनर्जी आईएएस का नाम बहुत जाना माना है। हिसार के रीजन में हम बहुत टाइम से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं। काफ़ी बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया है और इस बेस पे वो काफ़ी अपने जो फ्यूचर है उसको उनने सिक्योर भी किया है। इसी चीज का आप भी फायदा उठा सकते हो। हमारा जो यूपीएससी बैच है एकदम फाउंडेशन बैच है, जहां आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जब से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एकदम बेस से लेके एडवांस लेवल तक हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी जो जितने भी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस आओ। काफी स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा किया है और रिजल्ट्स भी हमें हमेशा अच्छा ही मिला है। इसी चीज का आप भी फायदा उठा सकते हो और हमारे जो बैच है आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर दिए हुए जिससे आपकी जो क्वेरीज है वो एड्रेस हो जाएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जो 2022 के एचसीएस की हिस्ट्री पेपर को एनालाइज करेंगे वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर लाया हूं। क्वेश्चन पेपर में हमारा जो क्वेश्चन पेपर, ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए हिस्ट्री के वो अराउंड 25 क्वेश्चन आए हैं। और खास बात ये है कि ये 25 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वेटेज हमें मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिला है। उसके बाद हमें मेडिवल हिस्ट्री मिला है और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री मिला है। अगर मैं बोलूं 2022 का पेपर मेरे हिसाब से एज अ टीचिंग मैं बोल रहा हूं कि सबसे आसान पेपर था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं या आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होती तो लगभग आप ये हिस्ट्री पोर्शन में काफी सेल थ्रू कर सकते हैं। ये जब मैंने आपको 23 का पेपर बताया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे वो जो पेपर है काफी डिफिकल्ट साइट में है, इसके लिए हिस्ट्री को लेके काफी चैलेंज है। बट अगर हम 22 का पेपर देखें, काफी प्रेडिक्टेबल लाइंस पे एकदम बेसिक क्वेश्चंस भी आए थे जो जनरली हर एग्जाम्स में आते हैं। तो इसके लिए हिस्ट्री में बोलूंगा फॉर द ईयर 2022 was not a major challenge, but in case of 2023 it was really a difficult paper. So let's start with 2022. Today we'll discuss around 25 questions which were asked in 2022 question paper. Let me चेक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम 43rd क्वेश्चन अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें दो स्टेटमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दी गई है। तो इसमें ये जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें दो स्टेटमेंट दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है कौन सा नहीं। अगर हम स्टेटमेंट वन देखो, स्टेटमेंट वन ये बोल रही है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट कन्विंस with the
डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। देखो वापस से स्टेटमेंट वन बोलूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्टेटमेंट वेरी करेक्ट है। देखो क्रिप्स प्रपोजल क्या है, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उसके बाद इंडियन पब्लिक को कन्विंस करने के लिए कि वो ब्रिटिश वॉर एफर्ट में हेल्प करे, इसके लिए उनके कैबिनेट मेंबर जो क्रिप्स थे उनको भेजा गया था कि आप जाओ इनसे पूछो, उसके बेस पे आप जो है आप पूरा का पूरा ये बताओ कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। जब वो क्रिप्स प्रपोजल आता है तो वो बोलते हैं कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप ब्रिटिश सरकार के अंडर रूल करेंगे, मतलब आपका जो हेड रहेगा, जो हेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वो होगी ब्रिटिश की क्राउन, बट आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी हम देंगे। इसका मतलब है वो पूरी तरह आजादी नहीं देना चाहते थे, वो ये बोलना चाहते थे कि हेड तो ब्रिटिश ही रहेंगे, उसके अंडर आपको अपनी गवर्नेंस चलानी तो चलाओ। बट उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, जब महात्मा गांधी हो या कांग्रेस हो, उसने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली बोल दिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। उनका कहना यह था कि इंडिया अपने आप में एक सिविलाइजेशन है जिसके लोगों के पास स्वराज का राइट है कि वो खुद को अच्छे से रूल कर पाए। इसके लिए क्रिप्स प्रपोजल ने जो डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था कि हम आपको थोड़ी इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे बट हम पूरी आजादी नहीं देंगे, ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है कि द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज द इनडायरेक्टली डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये बोल रहा है कि मुस्लिम लीग है उसने क्रिप्स प्रपोजल को मान लिया था क्योंकि उसने पाकिस्तान की डिमांड को पूरी की थी क्रिप्स प्रपोजल ने। बट ये कहां भी ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की डिमांड आगे कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव करती, उससे पहले कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान की जो स्टेट एक अलग देश बनाने के लिए अप्रूव किया गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान का क्रिप्स को लेके कुछ भी नहीं था, और मुस्लिम लीग भी क्रिप्स प्रपोजल को इसलिए ही उसने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ उसमें लिखा नहीं था। तो अगर हम स्टेटमेंट टू देखें तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अगर हम देखें तो पहला ए ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत बात है। ये बोल रहे बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी गलत बात है। ये बोल रहे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि डी ऑप्शन बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। बट एक्चुअल में देखें तो स्टेटमेंट टू गलत है और स्टेटमेंट वन राइट है। इसके लिए जो सी ऑप्शन है वो हमारा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू 43 क्वेश्चन। अगर हम देखें तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो आप आराम से आंसर इसको कर देते। 46 का है, ये तो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन ही होता है कि महात्मा गांधी देश में आए, आने के बाद उन्होंने क्या क्या सत्याग्रह की, कौन से टाइम पे की, उसका सीक्वेंस क्या था, टाइमलाइन क्या था, ये सब होता है। तो ये बहुत बेसिक सा है। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। ये बोल रहे कि जितनी भी ये मूवमेंट हुई है उसको आपको करना है। अगर हम चंपारण देखें तो सबसे पहले नो डाउट गांधी ने शुरुआती चंपारण सत्याग्रह से की थी जिसमें बिहार के फार्मर के साथ बहुत गलत किया जा रहा था, तो नंबर वन ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह क्योंकि ये फेब्रवरी ये हुई थी 1918 में। देखो ये हुई थी 1917 में, ये हुई थी फेब्रवरी के 1918 में। जो थर्ड है ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये होती है मार्च के 1918 में। इसका मतलब है पहले होती चंपारण, फिर होती अहमदाबाद, फिर होती खेड़ा। और जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है दोस्तों, ये तो आपको पता है ये वन ऑफ द मेजर रीजन था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है हम एक्सपेक्ट करते कि हमें बहुत अच्छी राइट्स मिलेंगी, बट ब्रिटिश क्या करते हैं रॉलेट एक्ट को ले आते जो किसी भी फ्रीडम फाइटर्स को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करके बिना कोई ज्यूरी के ट्रायल पे कर सकते थे। तो ये काफी ड्रेकोनियन लॉ था। ये आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद अराउंड 1919 में आया था जिसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आगे स्टार्ट की गई थी। तो नो डाउट ये फोर्थ है। अगर मैं बोलूं सबसे पहले हमारा रहेगा डी, अगर मैं बोलूं सबसे पहले हमारा रहेगा डी, फिर हमारा रहेगा बी, फिर हमारा रहेगा ए, उसके बाद हमारा रहेगा सी। अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको, स्टेटमेंट सी दिख रहा है क्योंकि ये बोल रहा है डी बी ए सी। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ये देखें ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौटिल्य से क्वेश्चन है जिसमें देखें तो दो स्टेटमेंट दी गई है। देखो 77 क्वेश्चन बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या बोलती है, द अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स
एक्सक्राइब टू कौटिल्य द चीफ एडवाइजर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि अर्थशास्त्र लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये ये लिखी थी कौटिल्य ने। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का एक चीफ एडवाइजर था गवर्नमेंट में। तो जो स्टेटमेंट वन है इसमें कोई डाउट नहीं, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि बाय द थर्ड सेंचुरी बीसी द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन। मैं ये साइड से आपको बताता हूं। द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन। द लैंड रेवेन्यू हैड बिकम द एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। Kautilya refers at length to the method of tax collection and related problem. Modification in the land tax appear to be a direct concern of the king. ये भी राइट है। अगर हम देखें उस टाइम पे मेन कार्य क्या था लोगों का, वो खेती काम था। और खास बात है, अर्थशास्त्र को एक साधारण बुक नहीं है। अर्थशास्त्र हिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट बुक इसलिए होती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे कौटिल्य जब उनको सम्राट बनाते हैं, तो बनाने के बाद वो सत्ता का या गवर्नमेंट का मजा लेने नहीं बैठते। कौटिल्य अपने कुटिया में जाके एक स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एक राज्य को कैसा बनाना चाहिए कि कल कोई वो राज्य गिर ना जाए या फिर कोई दूसरा राजा ना आ जाए, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए उनने ये जो अर्थशास्त्र थी अपनी कुटी में तपस्या करके अपनी मेहनत से रीजनिंग लगा के उनने ये लिखी थी। क्योंकि उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू था, तो टैक्स कलेक्शन तो उनने लिखा ही था, क्योंकि बिना टैक्स के बिना पैसे के कोई स्टेट चलता नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम देखें जो ए है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका जो आंसर है वो एक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 78th क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से आया है। अगर हम देखें एंशिएंट हिस्ट्री से आया, जिसमें ये है कि द वॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट केयर श्राइन्स वर कवरेज विद मुराल्स इलस्ट्रेटिंग बुद्धिस्ट नैरेटिव। मुराल्स मींस पेंटिंग जो दीवारों पे की जाती है। ये पेंटिंग जो बुद्धिस्ट नैरेटिव मतलब बुद्धिस्ट की जो स्टोरी है, जातका स्टोरी है, जिसमें गौतम बुद्ध के पुराने जन्म के बारे में बताया गया है, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत खास बात है जो हर बुद्धिस्ट स्तूपा में लगभग देखने मिलती है। जहां भी स्तूपा रहता है उसके बाजू में एक पेंटिंग लगातार सब लगी रहती है, जो बुद्धा से रिलेटेड की लाइफ की जो स्टोरीज है, जो नरेटिव उसको बताया जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट राइट है। बट स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है कि a more distant region where this tradition of Indian painting was adopted was Central Asia, commencing at Banyan in Afghanistan and traversing Central Asia was series of Buddhist monastery with shrines continued to hills and covered with murals। देखो ये कुशाना हिस्ट्री से है। आप सभी को पता है कुशानाज में स्पेशली कनिष्क क्या करते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और उसके लिए काफी आर्टिफैक्ट्स स्तूपा काफी वो बनाते हैं। और उनकी जो रूल थी वो स्पेशली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया को कवर करती थी, क्योंकि आपको पता है चाइना का सिल्क रूट एक टाइम पे कनिष्क कंट्रोल करते थे। इसकी वजह से वेल्थ काफी आया था, इसका उन्हें बुद्धिज्म पे काफी लगाया था। तो ये स्टोरी अपने आप में यूनिक है। इसके लिए आप देखोगे अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया में हमें बुद्धिस्ट के श्राइन्स देखने मिलते हैं, क्योंकि कनिष्क जो कुशानास के किंग थे, उन्हें बुद्धिज्म जब अडॉप्ट किया तो उन्हें एग्रेसिव लेवल पे उसको एक्सपांड किया था। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो नो डाउट जो स्टेटमेंट टू है वो भी वेरी करेक्ट है। अगर हम देखें इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर वेरी करेक्ट। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है 79। अगर क्वेश्चन 79 हम देखें तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट वन ये बोल रही है धमा इज अ प्रकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा, मीनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइटियसनेस और बाय सोशल एक्सटेंशन एंड रिलीजियस ऑर्डर एज फाउंड इन हिंदू सोसाइटी। देखो धमा, आपको पता है कि जितने भी पिलर्स आपको अशोका के देखने मिलते हैं वो क्यों देखने मिलते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिसी चाहते थे कि पूरे जो समाज है उसमें एक एथिक्स आए। वो एथिक्स बढ़ाने के लिए उनने क्या किया था, इतने पिलर्स पे उनने अच्छी बातें लिखी थी कि आपको पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, आपको हमेशा सही रहना चाहिए, ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए, कंपैशन को फॉलो करना चाहिए, कोई एनिमल्स को आपको नहीं करना चाहिए, आपको नॉन वायलेंट हमेशा रहना चाहिए। तो ये जो चीजें थी कोई धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं थी, ये चीजें थी ताकि जो समाज है, जो लोग हैं, वो अच्छी एथिकल वैल्यूज ले पाए और वो अच्छी एथिकल वैल्यूज पे अपनी लाइफ जी पाए। तो एज अ स्टेट जो अशोका थे वो खुद के जो सब्जेक्ट्स थे उनको हमेशा खुद के बच्चे समझते थे। तो एज अ फादर वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाने के लिए पिलर्स का यूज करते थे जिसमें वो राइट मैसेज देते थे। तो इसके लिए ये जो बात है ये एकदम करेक्ट है कि जो प्रकृति
का वर्ड है धमा, जो आया है एक्चुअल में संस्कृत वर्ड से ही। तो इसमें कुछ नया नहीं है कि बुद्धिज्म ही पूरा है। नो डाउट बुद्धिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बट जो हिंदू सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं वो भी हमें ये आयरन पिलर पे देखने मिलते हैं ये चीजें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 ये बोलती है कि द टर्म धमा वाज प्रोपोगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज्म व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग इट। देखो एक चीज क्लियर है, इतना जो अशोका की धमा पॉलिसी वो इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि धमा को एक रिलीजन को बढ़ाने के लिए नहीं थी, उसका फोकस था कि राइटियसनेस, जो सही चीजें वो बढ़े। जब बात आती सही चीजें की तो वो हिंदू सोसाइटी में भी पाएगी, बुद्धिज्म में भी पाएगी, और जो सेक्ट है उसमें भी पाएगी। इसके लिए जो अशोका की पॉलिसी थी वो ये नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करेंगे, हम बुद्धिज्म के धमा को बढ़ाएंगे। उनका फोकस ये था कि मैक्सिमम बुद्धिज्म को बढ़ाया जाए, वो बुद्धिज्म बुद्धिज्म से ज्यादा राइटियसनेस को बढ़ाया जाए। इसके लिए उनने पूरा का पूरा ये पिलर किया था, इसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज ये बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए नहीं था, रेदर यूनिवर्सल लॉ और राइटियसनेस को बढ़ाने के लिए था। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी, इसमें कोई डिबेट नहीं है। अगर हम 80 देखें तो ये थोड़ा सल्तनत से आया है, क्योंकि जो सल्तनत के क्वेश्चन होते हैं जब भी हम नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत जरूरी होता है वो स्टेटमेंट्स पढ़े उसके बेस पे करें। अगर हम देखें गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है? द उलमास वर मुस्लिम, द ओलोगियंस हु प्रोवाइडेड एंड इंटरप्रेटेड पैसेजेस फ्रॉम कुरान, the sultan was required to show respect as at least ostensibly for Islamic institution and preeminently to ulamas. This involved the granting of endorsement to religious causes and office to ulamas, बिल्डिंग ऑफ मॉस्क एटसेट्रा। देखो ये चीज क्लियर है कि जो उलमास थे, जैसे मौलाना होते हैं जो मुस्लिम के धर्म गुरु होते हैं, जैसे हमारे इधर ब्राह्मण होते हैं, वैसे ही मुस्लिम के धर्म गुरु होते हैं उलमास। ये जो है आपको पता है इस्लामिक जो सल्तनत आई थी, ये इस्लामिक सोसाइटी थी जिसमें जो सुल्तान होते थे भले उसको सुप्रीम माना जाता था बट उससे ऊपर अल्लाह को माना जाता था। बट अल्लाह की क्या बातें हैं वो तो कुरान में लिखी गई है, बट कुरान में क्या लिखा है उसका मतलब क्या है वो तो उलमाज ही बताते थे। जैसे आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, लाइन का मतलब क्या है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बताती, वैसे ही उस टाइम पे जो उलमास थे एक टाइप के सुप्रीम कोर्ट जैसा काम करते थे, क्योंकि कुरान की क्या वर्सेस है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या उलमास बताते थे, और सुल्तान को भी उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता था, और रिस्पेक्ट के लिए उन्हें ग्रांट भी देना पड़ता था, डोनेशन भी देना पड़ता था, ऑफिसेस भी देना पड़ता था, मस्जिदें भी बनाई जाती थी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई डाउट नहीं है, जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट हम 2 देखें, द उलमास वर कंसर्न ओनली अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट एंड हैड नो वॉइस इन द पॉलिटिकल मैटर। देखो ये क्या बोल रहा है, जो उलेमाज हैं वो सिर्फ रिलीजियस मैटर में बोलते थे, पॉलिटिकल मैटर में उनको कोई लेना देना नहीं था। बट ये चीज गलत है। कोई भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होता है जब वो अल्लाह को सुप्रीम मानते हैं, वो जितने भी गवर्नमेंट स्टेट बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि अल्लाह के अंडर अच्छे से रह पाए। जब अल्लाह ही उनका सब कुछ डिसाइड कर रहा है तो ये हो ही नहीं सकता वो पॉलिटिकल मैटर में नहीं बोलेंगे। पॉलिटिकल मैटर में नहीं बोलेंगे उसके लिए तो सेक्युलर होना पड़ेगा, और कोई भी इस्लामिक स्टेट स्ट्रक्चर स्पेशली इन मेडिवल इंडिया में कहां भी सेक्युलरिज्म देखने नहीं मिलता है। ये तो हमें उधर देखने मिलता है हमारे यूरोप में, जिसमें बोलते हैं चर्च और स्टेट को सेपरेट होना चाहिए। ये इस्लामिक जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्पेशली इस्लामिक जो स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये चीज को कभी भी नहीं मानता, बल्कि कुरान में जो लिखा है वो पॉलिटिक्स में तो काफी रेलेवेंट उनके लिए होता था। इसके लिए सुल्तान भी पॉलिटिकल मैटर्स में उनकी एडवाइस लेते थे और उनकी भी इन्फ्लुएंस काफी उसमें रहती थी। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे तो बोलते ही थे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी वो बोलते थे। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, बट अगर स्टेटमेंट 2 में बोलूं तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर रहेगा आंसर सी, जो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 81, अगर हम देखें तो 81 क्या बोलता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, जो रॉलेट एक्ट है केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दिस वाज डिजाइंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इंडियंस पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। सरासर गलत स्टेटमेंट। रॉलेट एक्ट आया इसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई, इसके लिए नहीं रॉलेट एक्ट आया। ये तो 1990 में जो हमने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह देखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे, बट उनने क्या किया, रॉलेट एक्ट लाके हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बिना किसी ट्रायल, बिना कोई वारंट, बिना कोई वकील अरेस्ट करके उसका डिसीजन वो देंगे, तो इसके बेस पे आप तो क्या कर रहे हो, हमारी सिविल लिबर्टी को वायलेट कर रहे हो। इसके लिए महात्मा गांधी ने वार्निंग दी थी कि अगर आप ये एक्ट को वापस नहीं लेते, ये जो पंजाब में मैसेकर हुआ था, ये अगर वापस से आप अपोलॉजी नहीं देते तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये हिस्ट्री के खिलाफ है, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें, ये जो स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट है। अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें, जो ये बोल रहे रॉलेट एक्ट बिल अलाउड द जजेस टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट ज्यूरी। ज्यूरी आपको पता है, अगर आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि अगर आप कोर्ट में देखते हो सिर्फ जज डिसीजन लेता है। पहले क्या होता था, जज की जगह ज्यूरी बैठती थी, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बैठाया जाता था, 10-15 लोग को, उनको पूरे जो केसेस चलते थे उनके सामने दलील होती थी, बातें होती थी, फिर ज्यूरी अपने तौर से डिसाइड करते थे कि ये इनको सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जो मैक्सिमम लोग जिसको बोलते थे वो मैक्सिमम मेजोरिटी से जीत जाते थे। ये ज्यूरी का जो ऑप्शन था, हमको ये था कि ज्यूरी होती तो इसमें हमारे इंडियन मेंबर आते हैं, कल को हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया जाता तो इनकी व्यू लेते, थोड़े वो पब्लिक से आते तो फ्रीडम फाइटर बच सकते हैं। बट अगर आप पूरी पावर जज को दे दोगे, फिर जो जज है वो ऑलरेडी ब्रिटिश का है, तो वो किसकी सुनेगा नहीं, वो ब्रिटिश की सुन के फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लेगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रॉलेट एक्ट के साथ। तो ये बात सही है कि जजेस को पॉलिटिकल केसेस ट्राई करने दिया विदाउट ज्यूरी, and gave to provincial government in addition to center the power of interment without trial। मतलब आप अरेस्ट कर सकते हो बिना कोई ट्रायल के, मतलब आपको कुछ करना नहीं, उसको सजा दे सकते हो। इसके बाद इट वाज पॉपुलरली डिस्क्राइब एज ना अपील, ना दलील एंड ना वकील। ये बात सही है, ना ही अपील कर सकते थे, ना ही आप दलील कर सकते थे, क्योंकि पॉलिटिकल कोई ज्यूरी नहीं, कुछ नहीं, अरेस्ट किया साइड में हो जाओ। तो इस चीज को लेके तो महात्मा गांधी ने इतना पूरा नॉन कॉपरेशन का किया था। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट राइट है, बट जो स्टेटमेंट 1 है ये रॉन्ग है। तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, प्यारी स्टेटमेंट है, ये राइट है। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट जो स्टेटमेंट 2 है इज राइट। तो जो आंसर है वो हमारा डी रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। तो आंसर ये डी रहेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये 82nd क्वेश्चन है। अगर हम देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ये भी आज के नई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके सामने एक असर्शन बोला जाए। असर्शन मतलब कि भाई मैं तेरे को ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर ये बोला जाता है कि क्या जो सेकंड स्टेटमेंट देते हैं उसमें उसका कारण देते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या ये जो असर्शन दिया गया है इसके पीछे का कारण ये है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पूछी जाती है कि देखो भाई हमने फर्स्ट असर्शन दे दिया, सेकंड दे दिया, उसमें पूछ रहे कि क्या ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये फर्स्ट का कारण है, कि ये रीजन की वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हुई है। तो ये टाइप के क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो असर्शन है क्या बोलता है, द यूरोपियंस डिनाउंस द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दे डिस्क्राइब इट एज अ बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो यूरोपियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो इंडियन सिविलाइजेशन है, कल्चर है, ये बैकवर्ड है, ये नीचा है, ये सिविलाइज नहीं है, मतलब एक आधुनिक नहीं है, या फिर ऑर्थोडॉक्स है मतलब छोटी सोच का है, पिछली सोचों का है। तो ये तो यूरोपियन ज्यादातर बोलते ही थे, बट इसमें भी मैं बोलूं, इसमें भी अपनी डिबेट है जो मैं आगे बताऊंगा। सेकंड, ये जो रीजन पूछा जा रहा है कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी दिस वर बीइंग इंटरेस्ट इन स्टडिंग द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, अ नंबर ऑफ स्कॉलर टुक टू इंडोलॉजी एंड वन ऑफ देम वाज मैक्स मुलर। ये बताया जा रहा है, देखो आप सभी को पता है जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो स्टार्ट में उनमें भी दो टाइप के लोग थे। एक टाइप के लोग ऐसे थे जो ये बोलते थे भाई जो इंडिया का कल्चर है बहुत अच्छा है, इंडियन कल्चर इज बेस्ट, इसमें काफी चीजें हमें सीखनी चाहिए, अगर हम ये सीखेंगे फिर हम अप्लाई करेंगे और इंडियन लोगों के साथ रह पाएंगे। दूसरे टाइप के लोग थे जिनको एंग्लिसिस्ट बोलते थे, जैसे लॉर्ड मैकेले वाले, जैसे वो बोलते थे भाई इंडिया का तो क्या कल्चर है, कुछ कल्चर नहीं है, तो पूरा अंधविश्वास है, ये तो पूरा सुपरस्टिशन से भरा है, ये तो बैकवर्ड है, इससे तो अच्छी हमारी ब्रिटिश की लाइब्रेरी है। बोलते थे कि ब्रिटिश की एक बुक पूरी इंडिया की बुकों के बराबर है। तो ऐसा मैकोले की सोच होती थी। तो एक चीज अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश थे वो भी दो टाइप के थे, एक तो ओरिएंटलिस्ट जो अच्छा मानते थे, दूसरे थे बुरे जो बुरा मानते थे। इसको लेके ये क्वेश्चन की डिबेट आती। तो एक चीज क्लियर है, ये जो स्टेटमेंट है इंडोलॉजी मतलब ये ओरिएंटलिस्ट वाले जो अच्छा बताते थे इंडिया को, इसके लिए इंडिया के कल्चर और लिटरेचर को पढ़ना चाहते थे। तो आप एक चीज देखो ना,
एक जगह आप बोल रहे हो कि इंडिया सिविलाइजेशन को खराब बता रहे हैं, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि ये जो स्टडी है वो इंडिया के कल्चर को स्टडी करी। तो ये इसका कारण कैसे बन सकती है? ये तो दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है। तो एक चीज गलत है कि ये जो दोनों है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन 2 को हमारे काट देंगे। बट अभी सवाल ये है कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर हम आंसर देखें तो जनरली अगर देखें तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, क्योंकि कई यूरोपियंस ने इंडियन सिविलाइजेशन को बैकवर्ड बताया था, अनसिविलाइज बताया था। बट एक चीज बोलूं, इसमें भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। इनने शब्द क्या लिखा है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है एचसीएस का, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम ध्यान से देखें ये क्या बोल रहा है, द यूरोपियंस डिनाउंस। ये पूरे यूरोपियन को बोल रहा है कि इनने इंडियन सिविलाइजेशन को डिनाउंस किया। भाई यूरोपियंस में भी कई टाइप के लोग हैं, कई अच्छे हैं, कई बुरे हैं, कई एंग्लिसिस्ट है, कई ओरिएंटलिस्ट है। अब ये जो मैक्स म्यूलर का आपने एग्जाम्पल दिया है, ये कोई इंडियन कल्चर को गलत बता रहा था क्या? ये तो इंडोलॉजिस्ट हैं जो स्पेशली जो ओरिएंटलिस्ट है वो तो अच्छा ही बताते थे, इसके लिए कर रहे थे। तो ये बोलना कि पूरे यूरोपियंस ने डिनाउंस कर दिया, ये स्टेटमेंट गलत है। बट जनरली अगर हम देखें जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आए थे, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम यूरोपियंस ने इंडियन सिविलाइजेशन को बैकवर्ड ही बताया था। ये तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिनने ये बोला था कि भाई ये सही है। देखो इसमें मैं बोलूं, अगर ये स्टेटमेंट को आप जनरली लेते हो तो ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि मैक्सिमम जो यूरोपियंस थे वो डिनाउंस किया था। बट अगर आप लिटरल सेंस में लेते हो कि भाई यूरोपियंस मतलब हर एक आ गए, तो उसमें ओरिएंटलिस्ट कहां गए? बट वो जो थी काफी माइनॉरिटी में थी। तो ले देखे देखे तो ये स्टेटमेंट इनको ऐसा डालना ही नहीं चाहिए था, या फिर बोलना चाहिए था मैक्सिमम यूरोपियंस या फिर मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस। ये बोलना द यूरोपियंस, मतलब इसमें तो सब आ गए। तो बट पॉइंट ये है कि जो जनरल ऑफिशियल आंसर्स की थी ये सब थी, उनका कहना ये था कि जो द यूरोपियन ये जनरल सेंस में यूज किया, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज। बट वही बात है, आपको स्पेसिफाई फिर करना चाहिए था। बट ले देके जो ऑफिशियल आंसर की थी उसका तो कहना यह था कि मैक्सिमम परसेंटेज अगर हम देखें तो इंडियन सिविलाइजेशन को उन्हें डिनाउंस किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो अर्ली 19th सेंचुरी है जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ी गई थी, जिसमें मैक्स म्यूलर भी थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट राइट है। तो स्टेटमेंट दोनों राइट है। बट एक चीज याद रखना, सॉरी ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बट जो स्टेटमेंट 2 है, अगर मैं देखूं, सॉरी ये बी का ए कर दिया, अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहां भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि यूरोपियन ने डिनाउंस किया था। क्योंकि एक जगह आप बोल रहे हो कि क्लासिकल लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि ये कल्चर बैकवर्ड है। अगर पढ़ ही रहे हैं तो बैकवर्ड है तो क्यों पढ़ते? इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ऑपोजिट हो गई। तो ये बात क्लियर है कि ये जो है ये नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इन जनरल सेंस, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मोस्ट आंसर जो प्रोबेबिलिटी है वो आंसर बी की है। बट अगर मैं लिटरल सेंस वर्ड में जाऊं तो ये वर्ड की जो फ्रेमिंग है ये गलत है। बट आंसर जो है सबका मानना यही है कि आंसर बी है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 83 है, जिसमें अगर आप देखोगे, देखो कई बार ना एचसीएस आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगी कि आपको एक शब्द शब्द पे जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको स्टेटमेंट 1 दिखाता हूं, आप एक चीज देखो, वही असर्शन रीजनिंग का है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो स्टार्टेड बाय एओयू। इसमें कोई डाउट नहीं, उसने स्टार्ट किया था 1885 में। बट ये क्या बोलता है, अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ लॉर्ड डुफरिन द वॉइसरॉय। अगर हम देखें उस टाइम का जो वॉइसरॉय था, जो एओ एओ ह्यूम जो थे, वो एक गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट थे जो अपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके वो रिटायर हो गए थे। उनका डुफरिन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, और डुफरिन ने नो डाउट उनको एडवाइस भी किया था, उनको इनफॉर्मली बताया भी था कि हमें ऐसी कांग्रेस बनानी चाहिए जो लोगों की जो डिमांड है वो ब्रिटिश तक पहुंचा पाए। क्योंकि जब हमें डिमांड पता नहीं चलेगी लोगों की, तो अगर मान लो कोई चीज को लेके ब्रिटिशर्स से कोई लोग गुस्सा है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन अंदर ही रहेगी। तो उनका कहना डुफरिन का ये भी था कि आप अगर एक ऐसी कांग्रेस बनाते हो जो लोगों की जो बातें हैं वो अगर हमारे आगे रखते हैं तो लोगों के ग्रीवेंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कहने पे उनने अपने जो साथ के यूम थे, साथ के सिविल सर्वेंट थे, उनको बोला था कि भाई अगर आप ऐसी कांग्रेस बना सकते तो बनाओ ऐसी एक टाइम। बट आप क्या बोल रहे हो शब्द ऑफिशियल डायरेक्शन? ऑफिशियल डायरेक्शन का मतलब है कि एक गवर्नमेंट का रिटन ऑर्डर जो एओयू को ये बोल रही हो कि आपको कांग्रेस बनानी पड़ेगी। ऐसा कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, पूरी की पूरी इनफॉर्मल एडवाइस थी। जैसे साथ में तैयारी, जैसे उनने साथ में अफसर बने थे, लाइफ में वो अच्छे से एक दूसरे को जानते थे, तो डुफरी ने इनकरेज किया, भाई तेरी तो इंडियन लोगों से बहुत अच्छी बनती है, बना लो ऐसी कोई संस्था। ये तो इनफॉर्मल एडवाइस थी, कोई एक ऑफिशियल डायरेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर कहां भी ऐसा नहीं था।
तो अगर हम देखें तो पूरी स्टेटमेंट राइट लग रही है, सारी प्रॉब्लम आ रही है ये दो शब्दों की। कई बार क्या करते हैं हम, ये दो शब्द को छोड़ देते हैं, पूरी स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई नहीं तो एओ ह्यूम थे, लॉर्ड डुफरिन भी था, वाइसरॉय भी था, ये बात सही है कि गाइडेंस भी दी थी, एडवाइस भी दी थी, बट आप क्या नहीं देखते, ऑफिशियल डायरेक्शन। ये दो शब्द की वजह से ना ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो स्टेटमेंट ही गलत है। फिर रीजन आर क्या दिया गया है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रोवाइड अ माइल्ड सेफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट और सेफ्टी वाल फॉर राइजिंग डिसकंटेंट अमंग द मासेस। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने अभी आपको बताया ना, डुफरिन ने एओ यूम को इंकरेज किया था कि आप कांग्रेस जैसी संस्था बनाओ जो लोगों की जो डिमांड है वो ब्रिटिश के आगे रखेगी, कि कल को अगर जो लोग हैं वो अगर ब्रिटिश से फ्रस्ट्रेटेड है या कोई उनकी ग्रीवेंस है, अगर ब्रिटिश को पहले मिल जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ के कोई रिवॉल्ट ना बन जाए, तो जो भी इशू है उनके लोग आएंगे, हमको बताएंगे, ब्रिटिशर्स को पता चलेगा, उसके बेस पे वो आगे एक्शन ले पाएंगे, तो ये वरी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उनने ये पूरा सोचा कि हम क्या करेंगे, इनको वो करेंगे, एडवाइस करेंगे, ये एडवाइस करने के लिए, उनसे आउटलेट लेने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का हेल्प करेंगे। जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, आपने प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है उसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी क्या करती है, उसको प्रेशर कम करने का काम करती है बजने के बाद। तो वैसे ही जो कांग्रेस है क्या करेगी, पहले प्रेशर भरेगा, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जैसे ही उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, ऐसा हो गया कि भाई अब सिटी बजने ही वाली है, कांग्रेस क्या करेगी, तुरंत उनकी जो बातें सिटी के रूप में ब्रिटिश तक पहुंचा देगी, ब्रिटिश उनके ग्रीवेंस रिजॉल्व कर देंगे, ताकि जो प्रेशर है रिलीज हो गया और वापस से कुकर की सीटी नीचे आ गई। तो इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थियरी, जिसके लिए कांग्रेस को डुफरिन ने इंकरेज किया था एओ ह्यूम को बनाने के लिए। तो नो डाउट जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 1 की जो ऑफिशियल डायरेक्शन इनने जो लिखा है ये शब्द गलत है। तो अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर रहेगा ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आ जाती, जब स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो क्या एक्सप्लेनेशन। ये तो ए इज करेक्ट बता रहा है, तो करेक्ट है ही नहीं, तो आंसर जो है वो डी होना चाहिए इसका, विदाउट डाउट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है 84। अगर हम देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अगर हम असर्शन ए देखते हैं तो असर्शन ए ये बोल रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नर जनरल डेलहाउसी disregarded the right of adopted heir to the throne and state automatically lapsed into British dominion if the ruler died without any biological natural heir। इसमें कोई डाउट नहीं है, यही तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसमें डेल हाउसी क्या कर रहे थे, अपने जो लोग हैं, स्पेशली जो राजा है, जो सब्सिडरी अलायंस साइन करके बैठे थे, उनमें एक डर करते थे कि भाई तेरे को अगर बच्चा नहीं हुआ, तेरे को अगर नेचुरल बर्थ नहीं हुई, तो आपकी जो किंगडम है उसको हम एनेक्स कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो वंश है वो खत्म हो चुका है। आप किसी को भी उठा के अडॉप्ट करके ये सोचोगे कि पूरा राजपाट उसको चला जाएगा, ये डेल हाउसी कभी भी होने नहीं देंगे। इसके लिए तो ये पूरी की पूरी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने की थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। सेकंड है रीजन आर। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखें, आर क्या बोल रही है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज वन पार्ट ऑफ डेलहाउसी प्रोग्राम ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिफाइड इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय डूइंग अवे विद अल्टरनेट सॉवरेनिटी हेल्ड बाय ब्रिटिश रूलर एंड प्रिंसेस। देखो एक बार ना हिस्ट्री में कई लोग पूछते हैं कि सर आप एक बात बताओ, जब ब्रिटिश इतने पावरफुल थे तो उनने अपने अंडर इतने राजा रखे क्यों, उन्हें सब्सिडरी अलायंस रखे क्यों। एक्चुअल में देखे ना, ब्रिटिश को ये बाद में पावरफुल हुए, स्टार्ट में इतने नहीं थे। शुरू में उनको पूरे देश पे राज करना था, तो उनको ये था कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा फाइट नहीं करनी है, अगर हम ज्यादा वॉर करेंगे तो हमारा पैसा लगेगा। ऑलरेडी आपको पता है ब्रिटिश की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कोई वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, तो जितना भी उसका पैसा था खुद का कमाई का आता था। तो वो हमेशा ट्राई करते थे कि भाई हमें लड़ना ना पड़े, जितना हो सकता है प्यार से बात करके, अगर वो हमारे अंडर आ रहे हैं उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे देंगे, बट अगर वो हमारे अंडर है तो हमें उनको छेड़ना नहीं है। तो ये सोच के उनने किया था। बट क्या हुआ, जब सभी सब्सिडरी अलायंस में आ गए, धीरे धीरे ब्रिटिश की कंपनी ज्यादा पैसा कमाने लग गई, उनकी गवर्नमेंट ज्यादा ब्रिटिश की कंपनी पे इन्वेस्ट करने लग गई, तो उनको लगा कि भाई अभी क्यों कर रहे हैं हम, पहले की बात अलग थी, अभी हम क्यों ले। बट बात हुआ है, आपने एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको ऑटोनॉमी देंगे, तो वायलेट कर नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ, लीगल लूपहोल्स निकालने लगे। देखो भाई, हमने तो ये बोला था कि ये परिवार के लोगों को हम राजपाट देंगे, अगर ये परिवार का कोई नेचुरल बच्चा है ही नहीं तो हम इसको राजपाट क्यों दे, क्योंकि इनहेरिटेंस जाता है उसके नेचुरल बच्चे को रेदर देन कोई अडॉप्टेड बच्चे को। तो ये बहाना लेके, ताकि वो पूरी इंडिया में मैक्सिमम एरिया पे राज कर ले, इसके लिए तो पूरी की पूरी पॉलिसी चली थी। तो अगर ये जो लिखा गया है ना कि जो डेलहाउसी उसने पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेट किया, वो क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे ये अल्टरनेटिव सॉवरेनिटी हटे और एक यूनिफाइड इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट ब्रिटिश रूल आए। तो अगर हम देखें, ये स्टेटमेंट का जो रीजन दिया है
वो वेरी करेक्ट है। अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा ए, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका जो आंसर है वो ए है। अगर हम 85th क्वेश्चन पे आए तो ये बेसिक एक फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अगर हम असर्शन ए देखते हैं जिसमें दशवंत दशवंत आपको पता है कि अकबर के टाइम पे एक बहुत बड़ा पेंटर था, बट इसकी बेचारे की खास बात ये हो गई थी कि ही हैड कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ मैडनेस, थोड़ा पागल सा हो गया था, इसके लिए सुसाइड कर ली थी। ये कहना उनका बहुत सही है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसके पेंटर ने की थी। बट रीजन आर अगर हम देखें, जब मनुस्क्रिप्ट ऑफ दशवंत वर्क खानदान ए तैमूराई इज प्रिजर्व्ड इन खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना। देखो ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, अगर मैं बोलूं कोई भी ये नहीं पढ़ता कि भाई इसकी ये बुक है आज पटना में रखी हुई है कि कौन से म्यूजियम में रखी हुई है, ये मैं डिफिकल्ट मानूंगा। बट ये अगर आप एक बेसिक सेंस भी लगाओ ना कि क्या दशवंत पेंटर ने सुसाइड इसलिए किया था कि उसकी जो बुक है वो पटना में रखी गई थी, भाई इतना तो वो नहीं था कि उसकी बुक लेके पटना रख दी म्यूजियम में, वो भी आज रखी है, वो पहले डाई कर लेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आती। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ये दोनों गलत है। बट अगर हम ये देखें तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पटना में उसकी बुक रखने का मतलब ये नहीं कि भाई दशवंत जी अपने सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट टू है, जो रीजन है, वो जस्टिफाई नहीं करता असर्शन। तो अगर हम देखें इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा बी, विदाउट डाउट। अगर हम देखें 98th क्वेश्चन, अगर हम 98th क्वेश्चन देखें तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। वही टाइप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। असर्शन ए क्या बोल रहे हैं, इन अ मैसेज टू इंडियन लेबर जर्नल in November 1933, Jawaharlal Nehru emphasized both the social and the national struggle were basic and that in neither should a compromise be made। देखो ये सबसे बड़ी असर्शन एक ही स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ये बोल रहे हैं कि जो सोशल और नेशनल स्ट्रगल, देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब देश की इंडिपेंडेंस चल रही थी ना, तो कई तबके के लोग थे, उनको लगता था भाई हम आजादी के लिए क्यों लड़े, हमको तो हमारी वर्किंग, हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें लड़ना चाहिए, वर्कर के लिए हमें लड़ना चाहिए, हमें दलित्स के लिए लड़ना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि भाई हमको कास्ट के खिलाफ लड़ना चाहिए रेदर देन ब्रिटिश के, वो तो हम लड़के कर ही लेंगे। तो इसको लेके जवाहरलाल नेहरू ने एक लेबर जनरल को सही आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आप एक चीज याद रखो, वर्कर को ये समझना पड़ेगा उसकी स्ट्रगल जो कैपिटलिस्ट की वो सही है, बट नेशनल स्ट्रगल भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है। अगर आपकी जो कैपिटलिस्ट की वो हटेगी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश के कैपिटलिज्म, ब्रिटिश का जो सिस्टम है इसके लिए कैपिटलिस्ट कर पा रहे, अगर आपको कैपिटलिज्म से बचना है तो आपको ब्रिटिश सिस्टम को हटाना पड़ेगा। तो ये उनने बोला था। तो ये बात उनकी बहुत ही सही थी कि उनने ये बोला था। रीजन आर क्या बोल रहे हैं, ही अर्ज द वर्किंग क्लास टू प्ले इट्स रोल इन एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल, मतलब आजादी के लिए लड़ाई। तो पूरा ये दोनों को लिंक उनने क्यों किया था कि भाई तुम जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम तो सिर्फ अपने सेठ जी के खिलाफ लड़ रहे हो, बट तुम ये भी देखो तुम्हारी जो सेठ जी है उनको ब्रिटिश बढ़ावा दे रहे, अगर तुम ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ोगे तो तुम्हारे जो सेठ जी की कैपिटलिज्म की लड़ाई है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये पूरा वर्कर को समझाने क्यों चाहते थे नेहरू, वो समझाना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे वर्कर नेशनल स्ट्रगल लड़े, सिर्फ वो कैपिटलिस्ट स्ट्रगल ना लड़े। कैपिटलिज्म सेठ जी के खिलाफ तो लड़ना ही कि भाई इतना कम सैलरी क्यों दे रहे हो, बट साथ साथ में हमें देश के भी स्ट्रगल लेना है, क्योंकि अगर आपको कैपिटलिज्म रिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए भी आपको देश को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता, बट हमारा देश आपको सोशलिज्म को बढ़ावा देगा। तो ये दोनों को लिंक करने का मेन रीजन क्या था, ताकि जो नेहरू जी है वो चाहते थे वर्किंग क्लास किस में आ जाए, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी, क्यों बोली थी, ताकि वर्किंग क्लास इसमें आ जाए। तो अगर मैं बोलूं तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट and R is the correct explanation of A without doubt and the answer is A। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन लक्कुलिशा पशुपत सेक्ट। लक्कुलिशा पशुपत सेक्ट, दोस्तों ये एक सेक्ट है जो शिव जी के बारे में, बहुत अर्ली सेक्ट है, जो शिव जी को सुप्रीम मानते हैं। उनका कहना ये है कि शिव जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, उनसे ही शुरुआत हुई है। तो ये चीज, ये सेक्ट है। अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही इजी आएगा, आप देखना इसमें लिखा है कि कौन सी ये चीजें जो आपके सामने रखी है जो पशुपत सेक्ट के बारे में बताती है, मतलब शिव जी के बारे में जो चीजें वो बताती है। अगर हम हुविश्का का कॉइन देखें, अगर हम मालती माधव का बाहुबुटी देखें, कदम्बरी का वान बट देखें, या मथुरा के इंस्क्रिप्शन देखें, या अष्टदेव पनीनी देखें, देखो
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। बस आप सिंपल देखो कि अष्टाध्यायी तो एक ग्रामर बुक है ना, पनीनी ने लिखी थी संस्कृत के लिए। एक ग्रामर बुक जो कि लैंग्वेज की स्टडी के लिए है, वो शिव जी के बारे में क्यों डिस्कस करेगी? सेक्ट, चलो आपको पशुपत के बारे में नहीं पता, आपको सेक्ट के बारे में तो पता है, कोई धर्म को लेके होती जब भी सेक्ट बोलते हैं। कोई भी ग्रामर बुक इसको क्यों एड्रेस करेगी? तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना फोर ऑप्शन कितने में, वन में भी फोर है तो ये कैंसल, बी में भी फोर है ये भी कैंसल, डी में देखोगे इसमें भी फोर है कैंसल, आपका आंसर क्या निकल गया? सी। यही तो एलिमिनेशन टेक्निक है। बट प्रॉब्लम ये है 2023 में एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया। ये जो थे वो 2022 का है, और आप होप करो कि ऐसे आए, ताकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, सिंपल सा एक स्टेटमेंट पे हमको पूरा आंसर मिल गया। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो 88th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट विरूपक्ष, पंपा देवी और विजयनगर। मैंने आपको बोला था ना कुछ चीजें रिपीट होती है। 23 में विरूपक्ष टेम्पल के बारे में, विजयनगर के बारे में काफी आया था। क्यों आया था? क्योंकि 22 में भी उसकी मेंशन की गई थी। अगर हम देखें तो मातृ देवी पंपा देवी हैड डन पेनेंस टू मैरी विरूपक्ष। देखो एक चीज याद रखो, विजयनगर कर्नाटक एरिया के 15th सेंचुरी के अराउंड ये एम्पायर था। तो उस टाइम पे ये जो एम्पायर था वो शिव जी को ऑफिशियल डीटी मानते थे, और पंपा देवी का मतलब है पार्वती माता, और विरूपक्ष का मतलब है शिव जी। तो ये जो शिव जी का विरूपक्ष की इधर टेम्पल है, इनने क्या किया था, जब ये एम्पायर आया था विजयनगर, इसने शिव जी का जो मेन उधर विरूपक्ष टेम्पल है उसके उधर ही कैपिटल बनाया था, ताकि पूरे कर्नाटका में और देश में वो उसकी जो स्टेट है उसकी लेजिटिमेसी आ सके। अगर हम देखें तो मातृ देवी पंपा देवी हैड डन पेनेंस टू मैरी विरूपक्ष, इसमें कोई डाउट नहीं। पार्वती माता को सती भी बोला जाता है, क्योंकि उनने शिव जी जैसे हस्बैंड के लिए कितनी तपस्या की थी, ये तो बहुत बेसिक सबको पता होता है। तो बस आपको पता है क्या पता होना था कि पंपा देवी पार्वती माता को रेफर करे, क्योंकि पंपा देवी आप थोड़ा सोचोगे भाई कौन सी देवी हमें पता नहीं, विरूपक्ष कौन से भगवान है, कौन से भगवान है हमें पता नहीं। ले दे के ये कन्नाडा में आ जाते, इसके लिए इनके शब्द चेंज हो जाते, बट ले दे के शिव जी और पार्वती माता की ही बातें चल रही है। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या बोल रहे थे, विजयनगर रूलर्स क्लेम टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ पंपा देवी। एक चीज याद रखो, पार्वती माता से ज्यादा वो शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी के ऑफिशियल उसमें रखते थे, पंपा देवी को नहीं रखते थे। तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। फिर है द पैट्रॉन डीटी ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज विरूपक्ष, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर मान लो कोई अगर ये दो स्टेटमेंट भी देखे कि पैट्रॉन डीटी विरूपक्ष बोल रहे, क्लेम कर रहे ऑन द बिहाफ ऑफ ममता दी, ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकती। अगर हम देखें तो स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। स्टेटमेंट फोर क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली द नेम ऑफ श्री विरूपक्ष वाज मेंशन्ड इन द कनाडा स्क्रिप्ट इन द रॉयल ऑर्डर, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई ऑफिशियल है, जब आप विरूपक्ष के नाम पे रूल करने की बात कर रहे हो तो आपकी स्क्रिप्ट में पाएगा ही पाएगा, और कर्नाटका का इधर का है तो कन्नाडा तो उधर रहेगी रहेगी। तो स्टेटमेंट फोर इज करेक्ट। फिफ्थ अगर हम देखें द विरूपक्ष वाज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, नहीं बाबा ये शिव जी है, विष्णु नहीं है, तो आप ये क्या बोल रहे हो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम देखें टू और फाइव गलत है, टू दिख गया कट कर दो, टू दिख गया कट कर दो, टू दिख गया कट कर दो, बचा क्या हमारे पास वन थ्री फोर। अब फाइव तो आपको जाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सिर्फ टू अगर पता कर लेते तो पूरा आंसर आपको आ जाता। तो इसका जो आंसर है विदाउट डाउट ये है हमारा सी। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो 89th क्वेश्चन है, जिसमें गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, गणेश शंकर विद्यार्थी had written in Pratap that if Maharana Pratap had been in any other country except slave India, you would have been worshipped all over the country. If you were in America like Washington or Lincoln, if you were in England like Wellington or Nelson, if you were in France, you would be worshipped the Joan of Arc, or if you were in Italy, you would be worshipped like Mazzini. देखो ये कितनी तारीफ की जा रही है महाराणा प्रताप के बारे में, जिसने अकबर से लड़ाई के लिए बहुत फेमस है। तो ये उनने अपनी मैगजीन में लिखा था, गणेश शंकर विद्यार्थी में, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है। बट स्टेटमेंट टू क्या बोल रही, गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन नेम प्रताप। ये भी बात सही है कि ये जितनी भी स्टेटमेंट है मैगजीन में लिखी गई थी, बट आप देखो शब्दों के साथ खेलते हैं, फ्रॉम राजस्थान, ये गलत है, क्योंकि वो कानपुर यूपी से डालते थे, यूपी से ये पूरी मैगजीन थी जो फेमस थी। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट उन्होंने डाल दी ना, इसकी वजह से पूरा गलत हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट जो स्टेटमेंट टू है दैट इज इनकरेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर रहेगा सी। तो इसमें विदाउट डाउट हमारा आंसर है सी।
जो 89th है। अगर हम 19th क्वेश्चन देखें तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम जिन्ना इन 1937 and 39, द कांग्रेस डिड नॉट स्टॉप सिंगिंग वंदे मातरम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो बात ठीक है भाई, जिन्ना जी हैं, आपको पता है कितने महान है। वंदे मातरम जो भारत की धरती को माता बताती है, वो तो कभी वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, वो हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए और कांग्रेस ने उनको इग्नोर ही करने की कोशिश की है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेरी करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है? सर सैयद अहमद खान हैड सेड दैट फर्स्ट ही फॉट फॉर कांग्रेस, नाउ ही विल फाइट अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। गलत स्टेटमेंट। सैयद अहमद खान ने कभी कांग्रेस के लिए लड़ाई की नहीं। वो कांग्रेस के तो शुरुआत से खिलाफ थे। वो बोलते थे कांग्रेस तो ब्राह्मणों की है, हिंदुओं की, हम मुस्लिम के लिए अलग करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। कोई भी अगर सर सैयद अहमद खान को जानता है, उनकी आइडियोलॉजी को, तो दूर दूर से इस स्टेटमेंट का उनका लेना देना नहीं है। अगर हम देखें, अगर इन लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएट आंसर ये रहेगा कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेगा आंसर सी। अगर नेक्स्ट देखें तो 91st क्वेश्चन है, जिसमें गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या बोलती है कि द कनिष्क बिल्ट अ स्तूपा एंड अ विहारा एट पेशावर। ये तो मैंने बताया ना, कनिष्क जो राजा थे, कुशाना के राजा थे, वो सेंट्रल एशिया, हमारे नॉर्थ इंडिया से रूल करते थे। तो पेशावर तो एक मेन टाउन भी था जो पाकिस्तान में आज है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, उनने स्तूपा को बिल्ड किया, क्योंकि पेशावर में काफी, अभी जब आर्कियोलॉजिकल साइट ने एक्सकवेशन किया तो उधर पता चला कि कैसे कई एरिया में उधर कनिष्क ने जो स्तूपा बनाए हुए थे, कई आइडियल्स थे, वो पाए गए थे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में। तो इन द एक्सकवेशन ऑफ स्तूपा एंड विहारा ऑफ पेशावर, आइडियल्स ऑफ बुद्धा एंड कनिष्का आर फाउंड। ये बात बहुत सही है कि पाया गया है, बुद्धा की भी आइडियल पाई गई है, कनिष्क की भी आइडियल पाई गई है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो इमेज है आधी टूटी हुई, अगर आप देखोगे, एंड नॉट ऑफ इंद्र एंड ब्रह्मा, ये गलत कर दिया। ये क्या करते हैं ना, स्टार्ट में आप याद रखना, जब लाइन अच्छी लग रही है आप सोचो भाई भाई लाइन सही आ रही, अरे ये तो पढ़ा है मैंने, सही है, बट याद रखना एक शब्द ऊपर नीचे कर देंगे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये बोलना कि इंद्र और ब्रह्मा की नहीं पाई है, ये बात गलत है, पाई गई है। तो ये जो चीज है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हो जाती है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि आंसर इज सी, क्योंकि स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। अगर हम देखें फिर आगे 92nd क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। कांची वॉज अ फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कैपिटल ऑफ पल्लवा। इसमें कोई डाउट नहीं है, आंध्र प्रदेश में जो कांचीपुरम जो बोला जाता है वो पल्लवास की, और सबसे खास बात है सेंटर ऑफ एजुकेशन थी जिसमें सब स्कॉलर्स पढ़ते थे। बट ये क्या बोल रहे, कांची फेमस स्कॉलर कौन कौन थे? मयूर वर्मा, वत्स्यायन। वत्स्यायन जो कामा सूत्र रखे थे वो तो हमारे मध्य प्रदेश या उधर थे, ये उधर कहां से आएंगे? तो ये गलत है। फिर हम हिंसांग, हिंसांग तो भाई चाइनीज ट्रैवलर सबको पता है, तो वो कहां से कांची के फेमस स्कॉलर बन जाएंगे? तो ये जो स्टेटमेंट टू है, कहां से भी आप देख लो स्टेटमेंट टू गलत है बट स्टेटमेंट वन इज राइट। अगर हम देखें स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो हमारा आंसर होगा सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 93rd क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड द कुवैतुल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल। देखो बात ये औरंगजेब ने बनाया नहीं है, एक्चुअल में कुवैतुल इस्लाम जो ये मस्जिद है, इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये बिल्ड की थी दिल्ली में, इसका कोई लेना था नहीं उधर से। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट है। अगर हम आंसर देखें, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो जो आंसर है वो रहेगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 94th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या बोलती है कि द टेम्पल्स ऑफ विरूपाक्ष एंड पंपा देवी आर बिल्ट बाय चूजिंग ए ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर। आप एक चीज याद रखो, ये क्लियर कर देते, देखो विजयनगर को दो क्वेश्चन अभी आ गए, नेक्स्ट टाइम भी विजयनगर आएंगे, और विजयनगर का एक चैप्टर भी है हमारे मेडिवल की एनसीईआरटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें दो पेपर से देखने मिले। अगर हम देखें, जो विरूपाक्ष टेम्पल है, पंपा देवी टेम्पल है, वो बहुत ऐतिहासिक टेम्पल है, बहुत पहले बना था। वो टेम्पल इतना फेमस था इसके लिए, जब विजयनगर एम्पायर बना, उनके जो लीडर थे उनने बोला हमारा कैपिटल शिव जी के इधर बनाएंगे, ताकि शिव जी का नाम लेके, बम बम बोले का नाम लेके पूरे स्टेट में राज करने की बात करेंगे। तो लेजिटिमेसी के लिए उन्होंने चूज किया था। तो ये चीज गलत है कि टेम्पल ऑफ विरूपाक्ष को बिल्ड किया गया था, नहीं, वो पहले से था भाई। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू ये बोल रहे कि विजयनगर रूलर अडॉप्टेड द अर्लियर ट्रेडिशन, इनोवेटेड देम एंड डेवलप देम फर्दर। ये बात सही है कि अर्लियर टेम्पल था, उनने क्या किया, विरूपाक्ष को मेन बात कर दी,
पंपा देवी हमारी पार्वती माता जी को मेन कर दिया, तो उससे फिर क्या हुआ, उसको और डेवलप किया, टेम्पल को और अच्छा बनाया, अच्छे अधिकारियों को बिठाया। लोगों को लगा भाई ये तो शिव जी के भक्त है, भाई ये तो बम बम बोले के भक्त है, इनके अंडर हम रहेंगे, तो ये लेजिटिमेसी के लिए तो किया था, तो ये स्टेटमेंट टू करेक्ट है, बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, बट जो स्टेटमेंट टू है इज ट्रू। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा डी। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये कॉम्पोजिशन का है, स्पेशली कॉम्पोजिशन ऑफ बसंत विलास इन संस्कृत, अगर ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू बांग्ला, कॉम्पोजिशन ऑफ तपस्तु संबरम, फिर क्रिएशन ऑफ मुहूर्त मला। देखो ये तो बुक है, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इसका अगर हम देखें इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम देखें ए टू है, अगर बसंत विलास देखें तो उदयरा जो गुजरात उसने उधर लिखी थी। अगर हम देखें बी का थ्री है, अगर हम देखें ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता जो बांग्ला में लिखी थी वो मलाधर वासु ने लिखी थी। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ तपस्तु संबरनामु उपक्यम मनु, ये जो सी था इसका आंसर गंगाधर ने लिखी थी। फिर इसका था ये, तो एक चीज है कि इसका आंसर ये है, तो बेसिक फैक्ट है। मैं बोलूंगा थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ले देके दो तीन तो डिफिकल्ट पूछे ही जाएंगे। फिर अगर 96 देखे तो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, इसमें दिया गया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी, विजिटेड इंडिया 6 टाइम, केम टू इंडिया नेवर वेंट बैक, साइंटिस्ट कौन थे मुगल के। अगर हम देखें इसका आंसर जो है इसका आंसर है डी। अगर आप डी अगर देखोगे ए थ्री, मतलब आप देखो इंडियन ट्रेड के बारे में बताया था बरबोसा ने, आपको पता है कि ये अपने एक शायद मेरे हिसाब से फ्रेंच थे, हाँ ये शायद एक ट्रेडर थे जो आए थे मलबार कोस्ट में ट्रेडिंग करते थे। फिर विजिटेड इंडिया अगर हम देखें तो डी हमारा है, क्योंकि बी का जो है वो ऑप्शन फोर है, तैबिनार, ये भी राइट है। फिर केम टू इंडिया नेवर वेंट बैक, सी का अगर हम देखें तो उसका वन है मनु की, इसका जो है वो मनु की है। अगर डी का हम देखें, डी का आंसर है बर्नियर, तो ये जो है ये है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम 98, ये तो देख ही लिया हमने असर्शन वाला। फिर जो 99 है कि द सब्सिडरी अलायंस was a system devised by Lord Wellesley in 1798, ये तो पता ही है सबको, उसने डिवाइस किया है। All those who entered into such an alliance with the British had to accept certain terms and condition। क्या terms and condition थी कि the British would be responsible for protecting their ally from external and internal threat to their power। देखो ब्रिटिश को जब देश पे राज करना था ना, स्पेशली जब लॉर्ड वेलेस्ली आए थे, उस टाइम पे क्या था, फ्रांस के जो नेपोलियन थे वो पूरी दुनिया में ब्रिटिश को हटाना चाहते थे। तो इसके लिए वेलेस्ली को ब्रिटिश ने भेजा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जितने भी एम्पायर हैं सबको कंसोलिडेट करके सभी राजाओं को अपने अंडर कर लो, क्योंकि कल को नेपोलियन क्या करेगा, इन राजा को यूज करके ब्रिटिश को निकालने की मदद करेगा। नेपोलियन जो फ्रांस के राजा थे, तो इसके लिए क्या हुआ था, वेलेस्ली को भेजा था। वेलेस्ली का प्लान ये था कि भाई देखो हमको चाहिए पूरा देश कंट्रोल में, बट सबके साथ लड़ तो सकते नहीं, बल लड़ेंगे तो लड़ने के लिए तो सब फिर एक साथ हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा लालच देते, उसके साथ साथ धमकी भी देते। तो इनने ये सब्सिडरी अलायंस किया था, जिसमें इनने राजा को क्लियर किया, देखो भाई अगर आप हमारे अंडर आ गए तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आपके राजा को कोई नहीं हटा पाएगा। दूसरा, अगर कोई दूसरा राजा आपको अटैक करता है उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। तो कई राजा को अच्छा लगा, देखो भाई ब्रिटिश पावरफुल है, बंगाल सब वो जीत चुके हैं, मैसूर में भी वो हरा रहे, उनको लगा कि भाई बेस्ट यही है कि ब्रिटिश के अंडर आ जाते ही हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमें राजपाट तो मिल ही रहा है, हमको इंटरनल ऑटोनॉमी मिल ही रही है, ले दे के हमारी फॉरेन पॉलिसी जा रही है, जाने दो। यही चीज उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ने ये बोला था, इसके लिए तो राजा खुश हुए थे। फिर बोले इन द टेरिटरी ऑफ एन अलाय ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन एंड अलाय वुड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस। ये बात तो सही है, ब्रिटिश बोलते थे देखो भाई आपको जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हम देंगे, बट इसके लिए हमारी आर्मी तो लगेगी ना, हमारी आर्मी आपके इधर काम करेगी, आपके इधर जो काम करेगी उसके लिए पैसा भी लगेगा, सैलरी भी देना है, बस आप वो सैलरी दे देना उनको। तो राजा बोले ठीक है भाई सैलरी तो देनी पड़ेगी, जब आप दूसरों को सैलरी देने के लिए तैयार हो, आप खुद नहीं कर सकते थे क्या? बट क्या बोले, मूर्ख हो गई तो कुछ बोल नहीं सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट थ्री है, अलाय वुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर और इंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। ये बात तो सही है कि ब्रिटिश बोलते थे देखो भाई हम दूसरे राजा से आपको बचाएंगे, बट उसके लिए एक चीज याद रखना, दूसरे राजा से अगर आपको कैसे बात करनी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप अपने लेवल पे बात नहीं कर सकते। तो ये था स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट। फिर फोर्थ था, एलआई में वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट द डिसएग्रीमेंट। ये तो गलत है,
भाई अगर कोई राजा है जिसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने उसको आजादी दे दी कि भाई जब तक तेरे को अच्छा लगता है रे, अगर तेरा मन नहीं कर रहा है तो हट जा। ऐसे तो सब राजा थोड़े टाइम बाद हट जाते, क्योंकि सबको पता चल गया था भाई हमारे साथ तो स्कैम हो गया है, हमारे साथ तो राजू वाली स्कीम हो गई है, तो ये चीज तो है ही नहीं। तो स्टेटमेंट फोर है, ये गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट फोर इज इनकरेक्ट। बट जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट थ्री है, ये वेरी करेक्ट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि सेटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 में, इसके लिए बनी थी। फिर थी लॉर्ड कॉर्नवालिस कोर्ट। देखो कॉर्नवालिस का सबको पता है कि उसने किया था 1793 में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के बाद वही आए थे। उसके बाद है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन आपको पता है डलहौजी ने बनाई, वो कब का टाइम था, 1853 का टाइम था, उस टाइम पे बनी थी। फिर अगर मद्रास हार्बर देखो, देखो ये जल्दी फैक्ट मिलता नहीं है, बट ये तीन फैक्ट तो सबके पास है। अगर आपका तीन फैक्ट करो करेक्ट हो गया तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए का है टू, अगर हम देखें ए का टू आ रहा है दो जगह, एक आ रहा है इधर, एक आ रहा है इधर, बाकी ऊपर की दो स्टेटमेंट गलत है। ये क्या बोल रहे हैं, बी का है वन, अगर बी का देखे तो वन है, इधर भी बी का वन है, इधर भी बी का वन है, सारी खेले इसका। सी का क्या है, सी का है फोर, इधर क्या लिखा है सी का फोर, इधर लिखा है सी का थ्री, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी जो ये है हमारी जो आज के 2022 का पेपर है वो हमने एनालाइज कर लिया है। ऐसे ही हम 21 का भी करेंगे बहुत ही शॉर्टली, और आपके लिए एचसीएस के लिए लगातार हम कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे कुछ टॉपिक्स पे। जैसे मान लो कोई हरियाणा की साइट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो जनरली बुक्स में नहीं मिलते, हरियाणा के लीडर्स हो गए, या फिर कुछ ऐसी हिस्ट्री की चीजें जो रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, जैसे सूफीज्म पे क्वेश्चन आता है, भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो कई ऐसे हाईली रेलेवेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं, उसको लेके भी हम आगे बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपकी एचसीएस की प्रिपरेशन को लेके हम आपका बेनिफिट कर पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी का जो क्लास था उसको ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।